अपनी बीवी और बेटी की लाशें देखने के बाद यूएस नेवी सील का सबसे खतरनाक कमांडर रीस अंदर खत्म हो चुका था। फिर जब सरकार भी उसका साथ छोड़ देती है तब वो फैसला करता है कि अब वो अपने परिवार की मौत का बदला खुद ही ले लेगा और उस बदले की आग को पूरा करने के लिए उसका सबसे पहला शिकार था शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। इसके अगले दिन जब वो बिजनेसमैन अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है तो उसे देखकर पास की एक बिल्डिंग के पीछे छुपा हुआ रीस एक बटन दबाता है, जिससे बिजनेसमैन की गाड़ी में एक जोरदार धमाका होने से उसका आधा चेहरा जल जाता है। लेकिन ये सब तो एक छोटी सी शुरुआत थी। आगे कुछ ही सेकंड्स में रीस अपनी M416 राइफल को निकालकर असेंबल करता है और एक ही झटके में बिजनेसमैन के 2 बॉडीगार्ड्स को मौत के घाट उतार देता है। फिर जब बाकी बॉडीगार्ड रीस के ऊपर गोलियां चलाते हैं तो रीस पहले तो एक स्मोक बॉम्ब को फेंककर चारों तरफ धुआं करता है और बाद में उसी धुएं का फायदा उठाकर बाकी बॉडीगार्ड्स को जान से मारने के साथ साथ बिजनेसमैन के कंधे पे गोली मारकर उसके सामने पहुंच जाता है। उस वक्त वो बिजनेसमैन रीस के सामने अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन रीस उसके ऊपर कोई भी रहम ना दिखाकर उसको जान से मार देता है और पुलिस के आने से पहले वहाँ से कल्टी हो जाता है, क्योंकि ये बिजनेसमैन तो रीस का बस एक टारगेट था। इसके अलावा भी रीस के परिवार की मौत में शामिल लोगों की लिस्ट काफी ज्यादा बड़ी थी और रीस को अपना बदला पूरा करने के लिए उन सभी को जान से मारना था। पर क्या रीस ऐसा कर पाएगा, ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। दरअसल 2 हफ्ते पहले अपनी ड्यूटी के दौरान रीस को खबर मिली थी कि सीरिया का एक डॉक्टर इलीगली ड्रग्स बना रहा था और उससे रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात जानते ही रीस तुरंत ही अपने 13 लोगों की टीम के साथ एक बहुत ही बेहतरीन प्लान बनाता है और सारे लोग एक कोस्ट गार्ड के साथ पानी के सहारे उस डॉक्टर के अड्डे की तरफ जाने लग जाते हैं। लेकिन डॉक्टर के अड्डे पर पहुंचने के बाद रीस और उसके साथियों को पता चलता है कि उस जगह चारों तरफ लैंडमाइंस बिछाई हुई थी और ये सब दुश्मन की एक चाल थी। तभी अचानक दुश्मनों की फौज भी उनके ऊपर हमला कर देती है, जिस दौरान चारों तरफ इतनी ज्यादा गोलियां चल रही थी कि उनके लिए निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता। तभी उनके साथ में आया कोस्ट गार्ड डर के मारे अपने मानसिक संतुलन को खोकर एक लैंडमाइन के ऊपर पैर रख देता है, जिसकी वजह से इतना भयानक धमाका होता है कि रीस तो बुरी तरह से घायल होकर बेहोश हो जाता है और उसके एक टीम मेंबर को छोड़कर बाकी सभी लोग मारे जाते हैं। तब उसका जिंदा बचा टीम मेंबर आरोन जैसे तैसे उसको बाहर निकालने की कोशिश करने लग गया था और थोड़ी ही देर में उनकी मदद के लिए कई और ऑफिसर्स भी आ गए थे। अभी एरोन और रीस को रेस्क्यू तो कर लिया गया था, लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन तो होनी ही थी। हॉस्पिटल में रहकर कुछ दिन रिकवर करने के बाद रीस के पास मिलने के लिए एक प्रोसिक्यूटर आता है और उसे उनके मिशन के दौरान हुई रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिन्हें सुनकर रीस का दिमाग पूरी तरह से फट चुका था। असल में रीस के सामने हुई चीजों के हिसाब से उसके साथ गए कोस्ट गार्ड की गलती की वजह से लैंडमाइन फटी थी, लेकिन मिशन के दौरान हुई रिकॉर्डिंग में साफ पता चल रहा था कि गलती रीस के साथियों की थी और लैंडमाइन के फटने का कारण भी वही था। अब क्या किसी ने सच्चाई छुपाने के लिए रिकॉर्डिंग्स को बदल दिया है या फिर रीस की याददाश्त पर धमाके का गहरा असर पड़ा है? उन रिकॉर्डिंग्स को सुनने के बाद रीस के दिमाग में लगातार यही सवाल चल रहा था और उसे लग रहा था कि शायद वो पागल हो गया है। तब डॉक्टर रीस के साथ घटी इस घटना को स्ट्रेस डिसऑर्डर बताकर उसे घर जाकर आराम करने की सलाह देते हैं, लेकिन घर जाने से पहले रीस, जो बहुत ज्यादा परेशान था, वो फिलहाल के लिए अपने आखिरी जिंदा बचे साथी एरोन से मिलने के लिए एक बार में पहुंच जाता है। वहाँ पर वो दोनों अपने मरे हुए साथियों के लिए बहुत ज्यादा दुखी थे, मगर उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि अब जंग खत्म हो चुकी है और अब वो अपने परिवार के साथ कुछ समय तक खुशी से रह सकते हैं। लेकिन इसके अगले ही दिन जब रीस अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ अपने घर में होता है, तभी अचानक उसे फोन पर एक ऐसी खबर मिलती है जो उसकी जिंदगी को और ज्यादा हिला देती है। उसके आखिरी जिंदा बचे दोस्त ने अचानक से अपने आप को शूट करके खत्म कर लिया था और ये सारी चीजें 2 दिन पहले हुई थी। ये बात सुनने के बाद तो रीस के पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने पिछले दिन ही एरोन के साथ बाहर में बैठकर दारू पी थी और उस समय पर एरोन ने ही उसको संभालते हुए कोई भी गलत फैसला न उठाने के लिए कहा था। खैर फिलहाल के लिए रीस तुरंत ही एरोन के घर में पहुंचता है, जहां मौजूद इस केस का इंचार्ज जॉस ओल्डर उसको बताता है कि एरोन ने खुद को एक 9mm की पिस्टल से खत्म करा है। पर जैसा कि रीस अपने साथी के दिमाग के बारे में अच्छे से जानता था, इसीलिए उसे ये सारी चीजें एक मर्डर लग रही थी और रीस को अपनी बातों पर इतना ज्यादा भरोसा इसीलिए भी होता है क्योंकि एरोन को 9mm की पिस्टल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और अगर उसे सच में खुद को खत्म भी करना होता तब भी वो अपनी पसंदीदा 1911.45 पिस्टल का ही इस्तेमाल करता। लेकिन जॉस इन सारी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान न देकर रीस की बात को सुने बिना वहाँ पर से चला जाता है, जिससे रीस गुस्से में आकर खुद ही एरोन के कातिल का पता करने का फैसला करता है और अपने दोस्त बेन की बोट पर जाकर बेन से मिलता है। तब एरोन की मौत के बारे में जानने के बाद बेन खुद भी काफी ज्यादा हैरान होता है और उसके मन में 3 सवाल लगातार गूंजने लगते हैं, जिसमें से पहला सवाल था कि पहले दुश्मनों को रीस के प्लान के बारे में कैसे पता चला, दूसरा कि उस रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ किसने करी और तीसरा और सबसे बड़ा सवाल कि एरोन ने ऐसी गन क्यों चुनी जिसको वो कभी छूता तक नहीं था। कुल मिलाकर ये सारी चीजें इस तरफ इशारा कर रही थी कि पक्का ये कोई बहुत ही बड़ा ट्रैप है। इसीलिए इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए रीस तुरंत ही नेवी के एडमिरल के पास पहुंच जाता है, लेकिन एडमिरल रीस को जवाब देने की बजाय उल्टा रीस से उसका मेंटल चेकअप करवाने को कहने लग गया था, क्योंकि एडमिरल का भी यही मानना था कि एरोन ने सच में 2 दिन पहले ही खुद को मार लिया था और रीस की मेंटल स्टेट सही न होने की वजह से उसे बार में एरोन के उसके साथ होने का वहम हुआ होगा। अब ये बात सुनने के बाद रीस को बहुत ज्यादा गुस्सा तो आता है, पर जैसा कि बिना सबूत के वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए फिलहाल के लिए वो चुपचाप अपने घर में चला जाता है। फिर इसके अगले दिन जब रीस अपनी बीवी के साथ कहीं पर जा रहा था तो उस दौरान उसे लगता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो जल्दी से गाड़ी को
को अपने घर के पास ले जाकर अपनी बीवी से घर के अंदर जाने के लिए कहता है और अपनी बंदूक निकालकर पीछा करने वाली गाड़ी के पास पहुंच जाता है। तब किस्मत से उस गाड़ी के अंदर कोई दुश्मन नहीं बल्कि केटी नाम की एक फीमेल जर्नलिस्ट थी, जिससे बात करने के बाद रीस की दुनिया पलट जाती है। असल में केटी एरॉन के साथ हुई चीजों के ऊपर काम कर रही थी और उसे एरॉन की रिपोर्ट से पता चला था कि एरॉन ने अपने आप को उस दिन मारा था जब रीस भी वापस नहीं आया था। तब अपनी बातों पर यकीन दिलाने के लिए केटी रीस को एरॉन की ऑटोप्सी रिपोर्ट दिखाती है, जिनके हिसाब से एरॉन सच में 2 दिन पहले ही मर चुका था। और ये देखने के बाद तो रीस को भी लगने लग गया था कि शायद उसे बाहर के अंदर वहम हुआ है। अब ताकि अपनी मेंटल कंडीशन खराब होने की वजह से रीस अपने परिवार वालों को भी नुकसान न पहुंचा दे, इसीलिए वो अपनी बंदूक को लॉक करके एक सेफ के अंदर रख देता है और अगले दिन अपना MRI करवाने के लिए एक डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। तब डॉक्टर ने उसको MRI मशीन के अंदर डालकर मशीन को चालू कर दिया था, लेकिन मशीन के चालू होते ही रीस को अपने साथियों की मौत का वक्त याद आने लग जाता है, जिन्हें देखने के बाद रीस उन सभी की मौत का जिम्मेदार अपने आप को मान रहा था। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लग जाता है। तभी अचानक से MRI मशीन भी बंद हो जाती है और रीस के मशीन से बाहर आने पर उसे अपने सामने एक नकाबपोश बंदा दिखाई देता है, जिसने रीस के ऊपर बंदूक तानी हुई थी। तभी उस नकाबपोश बंदे का दूसरा साथी वहाँ पर आकर रीस की कनपट्टी पर बंदूक रख देता है और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। रीस तुरंत ही उस दूसरे वाले बंदे के ऊपर हमला करके उससे उसकी बंदूक छीनने की कोशिश करने लग जाता है और फिर उसको तुरंत ही एल्बो स्ट्राइक मारकर बेहोश करने के बाद दूसरे वाले बंदे के ऊपर टूट पड़ता है। इस दौरान MRI मशीन की वजह से रीस को थोड़ा थोड़ा सा बेहोशी जैसा भी लग रहा था, जिस बात का फायदा उठाकर पहले वाला बंदा रीस के चक्कू भी मार देता है। पर रीस जैसे तैसे खुद को संभालने के बाद उस पहले वाले बंदे को बहुत ही बुरी तरह से मारने लग जाता है। इतने में ही नकाबपोश बंदे के दूसरे साथी को होश आ जाने पर वो भी रीस के ऊपर टूट पड़ा था, पर उस समय पर जैसे तैसे रीस के हाथ में बंदूक आ जाती है, जिससे उसने तुरंत ही एक नकाबपोश को तो मार गिराया था, मगर दूसरा वाला बंदा वहाँ पर से भागने में कामयाब हो जाता है। तब रीस उस दूसरे वाले बंदे को भी ढूंढ ही रहा था, मगर तभी अपने हाथ में मौजूद बंदूक को देखकर वो पूरी तरह से दंग रह जाता है, क्योंकि ये असल में वही बंदूक थी जिसको रीस ने अपने घर के लॉकर में बंद करा था। इसी वजह से रीस उसको देखने के बाद अपनी बीवी और अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है और अपनी गाड़ी से अपने घर जाते हुए लगातार अपनी बीवी को कॉल करने लग जाता है। इस दौरान उसकी बीवी एक बार भी उसका फोन नहीं उठा रही थी, लेकिन घर पहुंचकर रीस ने जो देखा उसने उसका दिल हमेशा के लिए तोड़ दिया। वहाँ पर रीस की बीवी और बेटी की लाशें पड़ी थी, जिन्हें देखने के बाद रीस रोते रोते उन लोगों से उन्हें ना बचा पाने के लिए माफी मांगने लग जाता है और फैसला करता है कि वो किसी भी हालत में कातिलों तक पहुंचकर उनको सबक सिखाकर रहेगा। हालांकि ये सारी की सारी चीजें अब धीरे धीरे रीस के ऊपर ही भारी पड़ती जा रही थी, क्योंकि उसकी बेटी और बीवी की फ्यूनरल के बाद उसके पास जॉस मिलने के लिए आता है, जो रीस को बताता है कि आपकी बीवी और बेटी को आपकी ही बंदूक से मारा गया था और आपके स्टेटमेंट के हिसाब से आपने अपनी बंदूक को अपने सेफ में रखा था, जिसका पासवर्ड सिर्फ आपको पता था। कुल मिलाकर सारे के सारे सबूत रीस के ही खिलाफ थे और जॉस को ऐसा लग रहा था कि अपने PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की वजह से रीस ने ही अपनी बीवी और बेटी को जान से मारा होगा, जिसके बारे में वो भूल चुका है। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि जैसा कि रीस ने हॉस्पिटल के अंदर एक नकाबपोश को मारने का दावा करा था, तो NCIS वाले वहाँ पर भी गए थे, पर वहाँ पर उन्हें किसी की भी लाश नहीं मिली। इन सभी बातों से रीस को बहुत ज्यादा गुस्सा तो आता है, पर जैसा कि वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए फिलहाल के लिए जॉश को अपने घर से भेजने के बाद वो नेवी के एडमिरल के पास पहुंच जाता है और उससे बताता है कि मुझे चारों तरफ से फंसाने की कोशिश करी जा रही है और मेरी बीवी और मेरी बेटी के असली कातिल खुले घूम रहे हैं। इन सभी बातों को सुनने के बावजूद भी एडमिरल उसकी कोई भी मदद नहीं करता, क्योंकि रीस की सिर्फ बातों बातों से कुछ भी साबित नहीं होने वाला था और उन्हें रीस की बातों के ऊपर भरोसा करने के लिए पुख्ते सबूत की जरूरत थी। एडमिरल के ऐसे रवैये को देखकर रीस ने गुस्से में उसके गले तक को पकड़ लिया था, पर तभी वहाँ पर एक और ऑफिसर आकर रीस से एडमिरल के गले को छुड़वाता है और रीस वहाँ पर से ये फैसला करके निकल जाता है कि वो अपने परिवार के कातिलों को सजा देने के लिए सरकार का साथ न लेके खुद ही छानबीन करना शुरू कर देगा। अब उसी रात रीस जब अपने घर में बैठकर कातिल को ढूंढने के बारे में सोच रहा था, तभी उसके घर में केटी उससे मिलने के लिए आती है, जिससे सुबह के समय में जॉस से बात करके पता चला था कि रीस ने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करी थी, लेकिन सबूतों के हिसाब से वहाँ पर उसके ऊपर कोई भी हमला नहीं हुआ था। अब या तो रीस वाकई पागल हो चुका है या तो फिर किसी ने बहुत ही सफाई से पुलिस के क्राइम सीन पर पहुंचने से पहले सब कुछ मिटा दिया था। खैर अभी के लिए केटी रीस को हॉस्पिटल वाली फाइल्स दिखाती है, जिसको देखने के बाद रीस को सोचते हुए उससे एरॉन की फाइल भी मांगता है और फिर उन दोनों फाइल को ध्यान से देखने पर रीस नोटिस करता है कि उन दोनों जगह की रिपोर्ट मिलने के बाद वहाँ पर सबसे पहले पहुँचने वाला इंसान खुद NCIS का ऑफिसर जॉस ही था, जिसका मतलब हो सकता था कि सारे के सारे सबूत उसने खुद मिटाए हों। क्योंकि यहाँ पर सोचने वाली बात ये भी थी कि कोई भी कांड होने पर सबसे पहले क्राइम सीन पर लोकल पुलिस वाले पहुंचा करते थे, लेकिन इन सभी केसेस के अंदर जॉश खुद ही उस जगह पर सबसे पहले गया था और ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, लेकिन इन सभी चीजों के पीछे की सच्चाई इतनी ज्यादा गहरी थी कि कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। अभी इन सब चीजों को केटी को बताने के बाद रीस उससे उसका भी ध्यान रखने के लिए कहता है और केटी की सेफ्टी के लिए उसको एक नया फोन देकर अपने घर से भेजने के बाद खुद जॉश के बारे में छानबीन करना शुरू कर देता है। तब डार्क वेब की मदद से धीरे धीरे रीस ने जॉश की सारी कुंडली निकाल दी थी, जिसे खंगालते हुए रीस की नजर जैसे ही जॉश के अकाउंट की एक प्रोफाइल फोटो के ऊपर पड़ती है तो फोटो को ध्यान से देखने पर रीस का खून खोल उठता है और उसको याद आता है कि उसके ऊपर हॉस्पिटल में हमला करने वाले उस इंसान की
आंखें बिल्कुल जॉश के जैसी थी, जो हॉस्पिटल से बचकर निकलने में कामयाब हो गया था। इसका मतलब ये सारी की सारी हरकतें कहीं न कहीं जॉश ने करी थी और अब जॉश का नाम रीस की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर था। इसीलिए रीस अगले ही दिन से एक शिकारी की तरह जॉश की हर एक हरकत के ऊपर नजर रखना शुरू कर देता है। और फिर एक दिन जब जॉश अपने घर पर नहीं होता तो रीस खामोशी से उसके घर में घुस जाता है और अपने फोन से उसके घर में मौजूद सारे डॉक्यूमेंट की फोटो खींचने के साथ साथ उसके पीसी के सारे डेटा को भी कॉपी कर लेता है। इसके बाद वहाँ से निकलने से पहले रीस ने हर एक चीज को वापस से उसकी ही जगह पर रख दिया था। जिसके बाद वहाँ पर से निकलकर रीस अब सीधा बेन के पास पहुँचता है और दोनों को डेटा देखकर पता चलता है कि रीस के परिवार की मौत के ठीक 2 दिन पहले जॉश ने मरीन डेटाबेस को हैक करा था और वहाँ पर से रीस के फिंगरप्रिंट चुराए थे। उसकी ही मदद से वो रीस के घर में रीस के सेफ को खोलकर रीस की बंदूक हासिल कर पाया और बाद में उसी बंदूक की मदद से उसने रीस की बीवी और बेटी को भी जान से मार दिया। लेकिन जॉश की रीस से क्या दुश्मनी थी और रीस ने जॉश का क्या बिगाड़ा था? रीस के दिमाग में लगातार यही सवाल घूम रहे होते हैं। इसीलिए अंधेरी रात में मौत बनकर रीस एक बार फिर से जॉश के घर के अंदर दाखिल होता है। जिन सभी बातों से अनजान जॉश तो अपने घर में चुपचाप सो रहा था, जो देखकर रीस सबसे पहले तो जॉश के टेबल के पास से उसकी बंदूक को हटाता है और बाद में उसके मुंह के अंदर बंदूक की नली डालते हुए उससे जानने की कोशिश करता है कि उसके दोस्त एरॉन और उसके परिवार वालों को किसने और क्यों जान से मारा। तब जॉश रीस को सॉल एग्नन नाम के एक आदमी के नाम के बारे में बताता है, जिसने ही सारे सबूत मिटाने के लिए जॉश को बहुत सारे पैसे दिए थे और रीस के परिवार को भी उसी ने मरवाया था। मगर उसने ये सब क्यों करा था, जॉश को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इन सभी बातों को सुनने के बाद रीस के सर में अचानक से दर्द होना शुरू हो जाता है, जिस बात का फायदा उठाते हुए जॉश उसके ऊपर हमला करने लग गया था। लेकिन आखिरी समय में रीस जैसे तैसे खुद को संभालने के बाद जॉश को शूट करते हुए खत्म कर देता है और फिर उसके कमरे को इस तरह से सेटअप करता है जिससे बाद में भी किसी के कमरे में आने पर उसको ऐसा ही लगे कि जॉश ने खुद को खुद ही शूट करके खत्म करा था। आगे अपने घर में वापस आने के बाद रीस जॉश की सारी फाइल को जला देता है और सॉल एग्नन के बारे में इंटरनेट पे सर्च करता है। सॉल एग्नन को हाल ही में केप स्टोन इंडस्ट्रीज के नए वीपी के रूप में चुना गया था, जिसके पास बहुत बड़ी सिक्योरिटी टीम भी थी। इन सब चीजों के बारे में जानने के बाद रीस अपनी जंग की तैयारी करना शुरू कर देता है, जिस दौरान वो अपनी S1897 शॉटगन, M416 राइफल, मिलिट्री एक्स, M24 स्नाइपर राइफल और ढेर सारा कैश लेकर कहीं पर जाने लग जाता है। इस बार वो किसी आम मिशन पर नहीं बल्कि एक वन मैन आर्मी की जंग पर निकल रहा था। वहाँ पर से निकलने के बाद वो केटी से एक रेस्टोरेंट में मिलकर उसको केप स्टोन इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ बताता है, जिस दौरान उसने केटी से सॉल एग्नन के बारे में और भी चीजें पता करने के लिए कह दिया था। लेकिन केटी तो फिलहाल के लिए रीस से किसी और ही बात की वजह से मिलने आई थी। उसने थोड़ा सा घबराते हुए रीस को एक रिपोर्ट दिखाई, जिसको देखने के बाद रीस के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक रीस के दिमाग में एक ट्यूमर था जो उसके सोचने समझने की क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर रहा था और उसी वजह से केटी को भी फिलहाल के लिए लग रहा होता है कि सामने दिखाई देने वाली चीजें पूरी तरह से सही हैं, जबकि रीस अपने दिमाग में कुछ और ही कल्पना करके बैठा है। इन सभी चीजों के बारे में सुनते हुए रीस की नजरें अचानक से एक अजीब से आदमी के ऊपर पड़ती हैं, जो सनग्लासेस पहनकर काफी देर से उनके ऊपर नजर रख रहा था। इसीलिए केटी को अपनी बातों के ऊपर भरोसा दिलाने के लिए रीस तुरंत ही केटी का हाथ पकड़कर कैफे से निकल जाता है। लेकिन उन दोनों के गाड़ी में बैठते ही वो सनग्लासेस वाला आदमी भी उनका पीछा करने लग जाता है। ये देखने के बाद रीस भागने की बजाय अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में रिवर्स करके उस सनग्लासेस वाली आदमी की गाड़ी में ठोक देता है और तुरंत ही गाड़ी से उतरकर अपनी गन से उसको शूट करके खत्म कर देता है। इसके तुरंत बाद उस आदमी के वॉलेट वगैरह को चेक करके रीस तुरंत ही अपनी गाड़ी में बैठकर केटी के साथ वहाँ पर से निकल जाता है। और ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखने के बाद केटी को इस बात पर यकीन हो गया था कि रीस के दिमाग में चल रही सारी चीजें पूरी तरह से सच हैं और ये सब किसी बहुत ही बड़ी साजिश का हिस्सा है। इसी वजह से केटी भी अब केप स्टोन इंडस्ट्रीज की जांच में रीस की मदद करने का फैसला करती है और फिलहाल के लिए रीस केटी को उसकी सेफ्टी के लिए एक बंदूक देकर उसको एक पार्किंग में छोड़ता हुआ वहाँ पर से निकल जाता है। वहाँ पर से वो सीधा बेन के पास उसके घर में पहुँच गया था, जहाँ पर बेन को सारी चीजें बताने के बाद वो सॉल एग्नन को मारने में उसकी मदद मांगता है, जिसके लिए बेन भी तैयार हो गया था। इसके बाद बेन तो सॉल एग्नन के ऊपर नजर रखने के लिए चला गया था, जबकि रीस एक क्लब के अंदर जाकर वहाँ की प्रोस्टिट्यूट से मिलता है और उसे बहुत सारे पैसे देकर एक हाई डोज वाले ट्रक को ले लेता है। इधर सॉल एग्नन के ऊपर नजर रख के बेन को पता चला था कि सॉल एग्नन रात में एक पार्टी में जाने वाला है और उसके घर में घुसने का ये एक बहुत ही अच्छा मौका होने वाला था। तब रीस को भी बेन का ये आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आता है और रात में सॉल एग्नन जैसे ही पार्टी से वापस आकर अपने कमरे में जाता है, तभी अचानक उसके कमरे में लगे स्पीकर्स में बहुत जोर जोर से म्यूजिक बजना शुरू हो गया था। पर अभी सॉल एग्नन को समझ पाता इससे पहले ही रीस उसके सर पर एक प्लास्टिक बैग डालकर उसके हाथ पैर को बांध देता है और दम घुटने की वजह से सॉल एग्नन बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद सॉल एग्नन की आंखें खुलने पर उसके सामने रीस के रूप में साक्षात मौत खड़ी थी, जिस दौरान रीस बस उसको घूर घूर कर उसकी इतनी ज्यादा फाड़ देता है कि सॉल एग्नन तुरंत ही उसे अपने बॉस स्टीव हॉर्न के बारे में बताता है, जो केप स्टोन कंपनी का मालिक था और उसके किसी प्रोजेक्ट RD 4895 की वजह से ये सारी चीजें हुई थी। ये सारी बातें बताकर सॉल एग्नन रीस से गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने ये सारी चीजें सिर्फ पैसे के लिए करी थी। लेकिन रीस अभी उसकी बातों को सुनकर समझ गया था कि सॉल एग्नन ने अभी तक उसे पूरी बात नहीं बताई है। तब अपने आप को बचाने के लिए सॉल एग्नन रीस को बताता है कि उस प्रोजेक्ट से उनके शहर के सेनेटर जोई को भी बहुत ज्यादा फायदा
होने वाला था और वो शख्स भी जोई ही था जिसने ही प्रोफेशनल हिटमैन को हायर करके एरन और रीस के परिवार को मरवाया था। ये सारी बातें बताने के बाद सॉल एगलन रीस से अपनी जान की भीख मांगने लग जाता है और उसे बोलता है कि मुझे उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन रीस के लिए फिलहाल स्टीव और जॉय का नाम ही काफी था। वो तुरंत ही अपने साथ लाया हुआ ड्रग निकालकर सॉल एगलन के शरीर में डाल देता है, जिससे थोड़ी ही देर में सॉल एगलन की मौत होने वाली थी। और अब रीस के दिमाग में उसका बदला पूरा करने का तरीका पूरी तरह से क्लियर था, जिसमें सबसे पहले तो वो सेनेटर जॉय से उन हिटमैन्स का पता लेकर उनको खत्म करने वाला था और बाद में स्टीव हॉर्न से प्रोजेक्ट RD 4895 के बारे में जानने के बाद उसको भी। इसीलिए अब अपने प्लान को बनाने के बाद रीस अगले ही दिन पेन के साथ एक पहाड़ी के ऊपर जाता है, जिसके नीचे बने रोड से सेनेटर जॉय की गाड़ी रोज गुजरा करती थी। मगर सेनेटर को नहीं पता था कि आज उस रोड पर उसका सफर आखिरी सफर होने वाला है। सेनेटर आज जब अपनी गाड़ी को अकेले ड्राइव करते हुए शहर की तरफ जा रहा था, उस दौरान रीस तुरंत ही निशाना लगाकर उसके खोपड़े को उड़ा देता है और जॉय की मौत के बाद उसकी गाड़ी के पास जाकर उसके फोन में मौजूद डेटा को देखने लग जाता है। उस डेटा से उसे पास में ही मौजूद एक हिटमैन ट्रेनिंग बेस के बारे में पता चला था, जहाँ पर ट्रेनिंग करने वाले बंदों को ही जॉय ने हायर करके रीस के परिवार को मरवाया था और अब रीस किसी भी हालत में उन सबको भी खत्म करना चाहता था। इसीलिए फिलहाल के लिए वो मैक्सिको में अपने पिता के एक बहुत ही अच्छे दोस्त मार्को के पास जाता है, जो खुद भी एक समय पर आर्मी में हुआ करते थे और उनके पास प्रोफेशनल हिटमैन की एक बहुत ही बड़ी आर्मी थी। रीस के परिवार की मौत के बारे में जानने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है और वो रीस की मदद करने के लिए तुरंत मान जाते हैं। रीस इसके अगले ही दिन मार्को और उसके साथियों के साथ ट्रेनिंग बेस के ऊपर अटैक करने वाला था। इसीलिए रात में खाना खाने के बाद वो सबसे पहले तो केटी से बात करता है, जो खुद भी सेफ रहने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने भाई के घर पर चली गई थी और वहाँ पर से ही वो रीस के साथियों और केप स्टोन इंडस्ट्री के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर रही थी। अभी उसे पता चला था कि रीस के साथ शुरुआत में मिशन पर गए सभी लोगों को ब्रेन ट्यूमर था, लेकिन इस बारे में उनमें से भी किसी को नहीं पता था। ये बात सुनने के बाद रीस का दिमाग तो और ज्यादा चकरा जाता है, पर फिलहाल के लिए वो इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान न देकर अगले दिन अपना बदला लेने के बारे में सोचने लग जाता है। और फिर अगले दिन सुबह सुबह रीस, मार्को और उसकी पूरी आर्मी और साथ ही बेन उस हिटमैन ट्रेनिंग बेस के ऊपर धावा बोल देते हैं। वहाँ शुरुआत में तो वो एक एक करके शांति से दुश्मनों को मार रहे थे ताकि शोर बिल्कुल भी ना हो, और अभी मार्को के साथियों ने प्लान के अकॉर्डिंग जैमर्स से दुश्मनों के रेडियोस को भी बंद कर दिया था। तब रेडियो में गड़बड़ देखकर कुछ दुश्मन बाहर आते हैं, जिन्हें देखते ही पीछे पहाड़ी पर बैठे कुछ स्नाइपर ने उन्हें वहीं पर ढेर कर दिया था। इतने सारे लोगों के मारे जाने की वजह से अब दुश्मनों को रीस और उसके साथियों के आने के बारे में पता तो चल गया था, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वो रीस और उसके साथियों को रोक नहीं पा रहे थे और थोड़ी ही देर में एक एक करके रीस और उसके साथियों ने वहाँ पर लाशों का जमावड़ा लगा दिया था। तब एक हिटमैन अपनी जान बचाने के लिए अपने पास कैद करे गए एक आम नागरिक को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन रीस और बेन को पता था कि इस सिचुएशन से कैसे निपटना है। इसलिए बेन जैसे तैसे उस आदमी का ध्यान भटकाता है और इसके अगले ही पल रीस तुरंत ही उसको शूट करके ढेर कर देता है। फिर कुछ और लोगों को जान से मारने के बाद रीस सीधा उस दरिंदे को ढूंढने लग जाता है जिसने उसके भाई जैसे दोस्त एरन और उसकी बीवी और बेटी को जान से मारा था। वही इस बेस का लीडर भी था और अभी बेस में कत्लेआम देखकर वो पास के एक शेड में छुप गया था। तब रीस उस शेड की खिड़की के पास जाकर उस दरिंदे के हाथ में गोली मारता है और बाद में शेड के अंदर जाकर उसको टॉर्चर करने के लिए चेन से लटका देता है। इस दौरान हिटमैन की फट तो रही थी, लेकिन उसने जोश जोश में रीस के ऊपर थूक दिया था, जिससे गुस्से में आकर रीस अपनी मिलिट्री एक्स को निकालकर हिटमैन के पेट में मारता है और उसकी अंतड़ियों को बुरी तरह से काटने के बाद उसे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ देता है। अब जैसा कि रीस ने अपने एक और दुश्मन को खत्म कर दिया था, इसीलिए वो मार्को और उसके परिवार को शुक्रिया कहकर प्राइवेट प्लेन से वापस से अपने घर आ जाता है और अब वो अपने आगे के दुश्मनों को अकेले ही खत्म करने वाला था। दूसरी तरफ ये कि एक स्टीफन नाम के बंदे के हाथ में उस समय की सीसीटीवी फुटेज लग जाती है जब रीस ने उस सनग्लासेस वाले आदमी को मारा था। उस मरे हुए आदमी के बारे में जांच करने पर स्टीवन को पता चलता है कि वो स्टीव वॉन यानी कि शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के सिक्योरिटी फोर्स का हिस्सा था। इसीलिए स्टीवन तुरंत ही स्टीव से मिलने के लिए उसके ऑफिस में पहुंच जाता है। वहाँ पर जाकर वो तो स्टीव को बताने की कोशिश कर रहा था कि स्टीव की जान को खतरा हो सकता है, जिसकी वजह से ही CIA वाले स्टीव को प्रोटेक्शन देना चाहते थे, लेकिन स्टीव वॉन को अपने पास मौजूद टॉप सिक्योरिटी टीम के ऊपर हद से ज्यादा भरोसा होता है, जो ही कहीं न कहीं उसका घमंड भी था। इसीलिए वो CIA वालों से कोई भी प्रोटेक्शन लेने से साफ मना कर देता है। इधर रीस ने भी अपना अगला शिकार स्टीव को बनाने के लिए उसके दिनचर्या के ऊपर पूरी तरह से नजर रखना शुरू कर दिया था, जिस काम में उसकी मदद उसकी एक साथी लिज भी कर रही थी। और उन दोनों को पता चलता है कि स्टीव हमेशा अपने 6 प्रोफेशनल बॉडीगार्ड के साथ निकलता है और अभी के लिए उसके आसपास में CIA वाले और FBI वाले भी मंडरा रहे थे, जिसकी वजह से उसे जिंदा पकड़ पाना एकदम नामुमकिन था। वहीं दूसरी तरफ केटी भी फिलहाल के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी, जिससे उसे पता चलता है कि स्टीव हॉर्न ने हाल ही में माइक टेडिस्को नाम की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी खरीदी है और वो कंपनी असल में काफी समय से सोल्जर्स की PTSD को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक दवाई बना रही थी और उस दवाई का नाम ही प्रोजेक्ट RD 4895 था। इन सभी चीजों के बारे में अच्छे से जानने के लिए केटी तुरंत ही इसके पुराने मालिक माइक से जाकर मिलती है, जो उसको बताता है कि सच में इस दवाई को PTSD को सही करने के लिए बनाया जा रहा था, जिसको एनिमल्स पर टेस्ट करने पर उसके बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिले थे, लेकिन दवाई में अभी भी काफी चेंजेस करना बाकी थे। लेकिन जैसा कि स्टीव ने कंपनी को खरीद लिया था, तो उसे जल्दी से जल्दी इस दवाई को मार्केट में उतारना था और उसी वजह से जैसे तैसे उसने
उसने उन दवाइयों को खाने में मिलाकर रीस और उसके साथियों तक पहुंचा दिया, जिसके साइड इफेक्ट की वजह से ही रीस समेत उसके सभी साथियों को ब्रेन ट्यूमर हो गया। माइक ने केटी से जानबूझकर इनमें से कोई भी बात नहीं छुपाई थी, क्योंकि असल में माइक को स्टीव का रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो चाहता था कि स्टीव की इस सच्चाई के बारे में अखबार में आए, ताकि स्टीव लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर देने वाली इस दवाई को कभी भी मार्केट में ना लेकर आ पाए। इन सभी बातों को जानने के बाद केटी को ये चीज भी समझ में आ जाती है कि कहानी की शुरुआत में रीस और उसके साथियों को गलत खबर देकर उस डॉक्टर को पकड़ने के लिए भेजा गया था, ताकि वहाँ पर पहले से लगाए गए ट्रैप में जाकर वो सारे के सारे लोग मारे जाएं और इस दवाई के साइड इफेक्ट के बारे में लोगों के सामने कभी भी सच्चाई न आए। पर किस्मत से इस एक्सीडेंट के दौरान एरन और रीस बच गए थे और इसी वजह से एरन को जान से मारने के बाद ऐसा दिखाया गया कि उसने सुसाइड करा है और यही चीजें रीस के साथ भी होने वाली थी। इस डील के अंदर नेवी के बड़े बड़े ऑफिसर्स के भी नाम थे, जिन्होंने चंद पैसे के लालच में अपने एलीट सील्स को बेच दिया था और सच्चाई को छुपाने के साथ साथ उसे अपनी तरह से लोगों के सामने पेश करने के लिए एक मासूम परिवार की जान तक ले ली थी। इन सभी चीजों का पर्दाफाश करने के लिए माइक केटी को काफी सारे सबूत देने के लिए भी तैयार था, जिसके बारे में जानने के बाद केटी रात के समय में उससे एक मेट्रो स्टेशन में मिलने का फैसला करती है और माइक इसके बाद अपनी कंपनी में जाकर प्रोजेक्ट RD4895 की सारी फाइल्स को एक पेन ड्राइव में कॉपी कर लेता है। अब इस पेन ड्राइव के अंदर RD4895 प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन थी, जिसको रात के समय में माइक ने एक मेट्रो स्टेशन पे जाकर केटी को दे भी दिया था। मगर किस्मत खराब होने की वजह से माइक की इस गद्दारी के बारे में स्टीव को पता चल चुका होता है, जिसकी वजह से उसने अपनी बॉडीगार्ड की एक टीम को माइक को जान से मारने के लिए मेट्रो स्टेशन में भेज दिया था। केटी की नजर एक बॉडीगार्ड के ऊपर पड़ते ही वो तुरंत ही माइक को लेकर वहाँ पर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सीढ़ियों पर पहुंचते ही वो बॉडीगार्ड माइक को शूट करके खत्म कर देता है और बाद में केटी को मारने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर देता है। उस समय केटी के पास कोई और रास्ता न होने की वजह से वो रीस की दी गई बंदूक को निकालती है और उस बॉडीगार्ड को खत्म करने के बाद जल्दी से पार्किंग एरिया में जाती है। मगर पार्किंग एरिया में स्टीव का एक और बॉडीगार्ड उसको जान से मारने के लिए इंतजार कर रहा था। केटी के वहाँ पर से निकलते समय वो उसको जान से मारने ही वाला था, पर तभी मौके पर रीस पहुंचकर उस बॉडीगार्ड को शूट करते हुए खत्म कर देता है। और अभी केटी से प्रोजेक्ट RD4895 के बारे में जानने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब वैसे तो केटी स्टीव को सलाखों के पीछे डलवाना चाहती थी, लेकिन रीस तो अब किसी भी हालत में स्टीव को जेल का खाना तक नसीब नहीं होने देना चाहता था। इसी वजह से वो केटी से उस पेन ड्राइव को हासिल करके केटी की सेफ्टी के लिए उसे शहर को छोड़ने के लिए कहता है और खुद अपने एक ठिकाने पर पहुंचकर इन सभी चीजों के बारे में फोन पर बेन को बताता है। जो चीजें जानने के बाद बेन खुद भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था और उसे समझ में आ चुका था कि इन सब चीजों में एडमिरल का हाथ भी होगा। अब रीस ने अब तक स्टीव वॉन को खत्म करने का प्लान बना लिया था। इसी वजह से वो लिस्ट से कुछ केमिकल्स मंगवाकर बॉम्ब बनाता है, जिसके डेटोनेटर को भी उसने थोड़ी ही देर में तैयार कर लिया था। फिर इसके अगले ही दिन रीस स्टीव की ऑफिस बिल्डिंग के पास जाकर छुप गया था, जहाँ पर प्रेस और मीडिया वालों की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ थी और सब स्टीव से यही जानना चाहते थे कि उसके बॉडीगार्ड को कौन और क्यों मार रहा है। इस बात का स्टीव के पास कोई भी जवाब नहीं होता, पर तभी अचानक से उसके पास केटी पहुंच जाती है, जो स्टीव को ये सब बंद करने के लिए कह रही थी, वरना वो उसकी सच्चाई दुनिया के सामने ला देगी। लेकिन स्टीव को इस बात से बिल्कुल भी डर नहीं लगता और वो केटी से कहता है कि तुम्हें जो करना है कर लो। इतना बोलकर वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है, लेकिन तभी पास में छुपा हुआ रीस उसकी गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है और ब्लास्ट के इम्पैक्ट की वजह से ही केटी भी पास में गिरकर बेहोश हो गई थी। और किस्मत से इस ब्लास्ट को स्टीव ने सर्वाइव तो कर लिया था, लेकिन उसका आधा चेहरा जल चुका था। ये देखकर रीस वापस से एक बार अपने एक्शन मोड में आकर धीरे धीरे उसके सभी बॉडीगार्ड्स को जान से मार देता है और बाद में स्टीव को भी मौत के घाट उतारने के बाद पुलिस वालों के आने से पहले वहाँ पर से निकलने लग जाता है, जिस दौरान केटी उसको बहुत ही ध्यान से देखे जा रही थी। लेकिन रीस केटी को इन सब चीजों में फंसाना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसको न जानने का दिखावा करते हुए अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ पर से निकल जाता है। लेकिन उसके थोड़ा सा दूर जाते ही उसके पीछे काफी सारी पुलिस वालों की गाड़ियां लग जाती हैं, जो उसका पीछा करते हुए लगातार उसके ऊपर गोलियां भी चलाई जा रही थी। लेकिन रीस आज पकड़े जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। तो काफी देर तक लगातार ड्राइव करने के बाद जैसे तैसे पुलिस वालों ने उसकी गाड़ी के टायर पंचर कर दिए थे, जिसकी वजह से अब फाइनली रीस को एक जगह पर अपनी गाड़ी रोकनी ही पड़ती है और उसके गाड़ी को रोकते ही CIA का एजेंट स्टीवन अपने साथियों के साथ उसके ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। लेकिन जब काफी देर तक लगातार गोलियां चलाने के बावजूद भी उन्हें रीस की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, तो स्टीवन अपने साथियों को रोककर तुरंत ही उनके साथ रीस की गाड़ी के पास जाता है, जहाँ जाने के बाद उसके साथ गुगली हो जाती है, क्योंकि रीस का दिमाग इतना ज्यादा तेज था कि वो बिना किसी की नजर में आए गाड़ी से निकलकर पास के जंगल में भागने में कामयाब हो गया था। लेकिन किस्मत खराब होने की वजह से वो अपने ट्यूमर के दर्द को कम करने वाली दवाई को अपनी गाड़ी में ही भूल गया था, जिसकी वजह से रीस को आगे चलकर बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली थी। इधर रीस घने जंगल के अंदर अभी भी लगातार भागे ही जा रहा था, जिस दौरान उसके दाएं हाथ से खून भी निकल रहा होता है, क्योंकि स्टीवन के साथियों की एक गोली उसके कंधे में जाकर लग गई थी। अभी जंगल में उसे एक घंटा कैबिन दिखाई देने पर वो उसके अंदर पहुंच जाता है, जहां पर मौजूद रेडियो को वो सबसे पहले पुलिस वालों की फ्रीक्वेंसी पर सेट करता है, ताकि उसे पुलिस वालों की हर एक चाल के बारे में पहले से पता चलता रहे। इसके बाद पुलिस वालों की बातों को सुनते हुए वो जैसे तैसे अपने जख्मों को साफ करता है और इलेक्ट्रोड पैड से अपने खून को रोकने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन ऐसा करते हुए उसके ट्यूमर की वजह से उसके हाथ अचानक से कांपने लग गए थे और जैसा कि वो अपनी दवाई भी अपने साथ लेकर नहीं आया था, तो आगे के मिशन के लिए उसकी ये बीमारी उसके लिए बहुत बड़ा खतरा थी। पर रीस इन सब चीजों के ऊपर ध्यान न
की हंटर केबिन में काम की चीजों को ढूंढने लग जाता है, जिस दौरान उसे कुछ फ्लेयर्स और रेडियोस बैटरी मिल गई थी और साथ ही उसके हाथ में इस जंगल का एक मैप भी लग चुका था। तो वो मैप पर जंगल से बाहर निकलने के रास्ते को बहुत ही ध्यान से देखता है और रेडियो को लेकर जंगल से बाहर जाने के रास्ते पर निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ FBI ने खोजी कुत्तों के साथ पूरे के पूरे पहाड़ को घेर लिया था, पर तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे अब शिकारी कुत्ते भी रीस की गंध को नहीं सूंघ सकते थे। तब उस पहाड़ में मौजूद जंगल में बारिश से बचने के लिए रीस अपनी बेटी की बनाई हुई एक ड्राइंग निकालता है, जिसके पीछे ही उसने अपने सभी टारगेट्स का नाम लिखा हुआ था और उस ड्राइंग में रीस की बेटी ने अपने खुशहाल परिवार को बना रखा था, जो फिलहाल के लिए मिट्टी में मिल चुका था। खैर अभी फिलहाल के लिए रीस उसमें से स्टीव हॉर्न का नाम काट देता है, पर नीचे अब तक 3 नए नाम और जुड़ चुके थे और ये वही नेवी के बड़े अफसर थे जिन्होंने एक समय पर रीस को साथ मिलकर लड़ने की कसम खिलवाई थी, पर इस समय पर पैसे के लालच में सबसे पहले उन्हीं लोगों ने धोखा दिया। खैर इसकी अगली सुबह तक FBI ने रीस को पकड़ने के लिए स्पेशल फोर्सेस को बुलवा लिया था, जो जैसे तैसे रीस की मोबाइल की लोकेशन को ट्रैक करके उस तक पहुंच जाते हैं। पर ये सब तो असल में रीस की एक चाल थी। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि रीस उनके पैरों के ठीक नीचे छुपा हुआ है और उसने अपने फोन को जानबूझकर दूर रखा है। अब जैसे ही एक सोल्जर उस फोन के पास पहुंचता है, वैसे ही रीस पास में लगे एक फ्लैश बैंग और स्मोक ग्रेनेड का फ्यूज खींच देता है, जिससे चारों तरफ धुएं और रोशनी का धमाका होने से रीस को एक सोल्जर का बैकपैक छीनने का मौका मिल गया था, जिसको लेकर वो जैसे तैसे उस जगह पर से निकल जाता है और भागते भागते 2 बैटरीज को कनेक्ट करके एक फेक सिग्नल वाला डिवाइस बनाता है, जिसकी वजह से कमांड सेंटर की स्क्रीन पर कई जगह पर उसके होने की लोकेशन आने लग गई थी और रीस की इस चाल ने सभी सोल्जर को बुरी तरह से उलझा दिया था। अब फिलहाल के लिए रीस सोल्जर से बचने के लिए पहाड़ी के और ऊंचाई पर पहुंच जाता है, जिस दौरान सोल्जर उसको देखते हुए उसके पीछे आ रहे थे और रीस के पास कई मौके थे कि उन सोल्जर को जान से मार दे, लेकिन वो बेफालतू में निर्दोष सोल्जर को जान से नहीं मारना चाहता था। इसी वजह से वो जानबूझकर एक बंदूक की गोली को ऊपर छोड़ देता है और सोल्जर्स के ऊपर पहुंचने से पहले वहां पर से निकल जाता है। अब वैसे उस गोली का सिग्नल ये था कि उसके पास उन सोल्जर्स को मारने के बहुत सारे मौके थे, पर वो कोई भी लड़ाई नहीं चाहता, इसी वजह से उसने सोल्जर्स को एक बार भी शूट नहीं करा। इधर फिलहाल के लिए रीस बाहर निकलने के लिए बिना किसी इक्विपमेंट की मदद से पहाड़ चढ़ रहा होता है, पर तभी अचानक ट्यूमर की वजह से उसके दिमाग में अचानक से दर्द होना शुरू हो जाता है और उस दौरान उसके हाथ पूरी तरह से कांपने की वजह से वो सीधा नीचे जाकर गिरता है। किस्मत से उसके बैकपैक के झटका सह लेने की वजह से उसकी पीठ नहीं टूटी थी, लेकिन उसे बहुत ही भयानक दर्द हो रहा था और साथ ही उसके कंधे वाले घाव में से खून भी आने लगा था। तभी रीस अपने पास मौजूद फ्लेयर को जलाकर चाकू की ब्लेड को बहुत ही ज्यादा गर्म कर लेता है और जख्म का खून रोकने और उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए उसी गर्म ब्लेड से अपने घाव को जला लेता है। इस दौरान हुए भयानक दर्द ने रीस जैसे टफ नेवी सील को भी बेहोश कर दिया था और सोचो अगर आप लोगों के सामने कभी ऐसी परिस्थिति आती और आपको ऐसा करना पड़ता तो आप लोग बेहोश होते या फिर होश में रहते? कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। खैर उस दौरान विजन्स में रीस को अपना प्यारा घर दिखाई देता है, जहाँ पर वो अपनी बीवी से मीठी मीठी बातें कर रहा था, पर अपनी बीवी का हाथ पकड़ते ही वो होश में आ जाता है और उसके हाथ में मौजूद रेडियो में से स्टीवन की आवाज आ रही थी, जो उसको हथियार डाल देने और मासूमों को नुकसान न पहुँचाने की सलाह दे रहा था। लेकिन रीस को अच्छे से पता था कि मासूम कौन है और गद्दार कौन, इसीलिए वो स्टीवन से साफ कह देता है कि जब तक मेरी लिस्ट के सारे नाम खत्म नहीं होते ये जंग नहीं रुकेगी। ये सुनने के बाद तो स्टीवन ने भी ठान लिया था कि अब वो रीस को किसी और को नहीं मारने देगा और इस जंगल के अंदर अंदर रीस को पकड़ लेगा। किस्मत से अगले दिन की सुबह स्टीवन का साथ देती है और बारिश न होने की वजह से वो ड्रोन को हवा में भेजकर रीस की लोकेशन के बारे में पता कर लेते हैं, लेकिन रीस ने ड्रोन को देखते ही उसे गोली से उड़ा दिया था। पर जैसा कि रीस की लोकेशन के बारे में सबको पता चल चुका होता है, इसीलिए सभी सोल्जर्स जेम्स को पकड़ने के लिए उसकी लोकेशन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। इधर जेम्स को अब तक बाहर जाने का रास्ता मिल चुका था, इसीलिए वो पहाड़ से नीचे उतरते हुए एक नदी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जिस दौरान उसने सोल्जर्स का ध्यान भटकाने के लिए अपने बैग में मौजूद सभी बॉम्ब्स को एक ही जगह पर दबा दिया था। पर तभी अचानक बहुत सारे सोल्जर रीस के पास आकर उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिस दौरान रीस उन्हें अपने पास मौजूद डेटोनेटर दिखाते हुए बताता है कि इस डेटोनेटर को दबाने से सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। ये सुनने के बावजूद भी वो सोल्जर लगातार रीस को पकड़ने के लिए आगे की तरफ बढ़े जा रही थी, जिससे गुस्से में आकर रीस फाइनली उस डेटोनेटर को दबा देता है और उसके बैग में पड़े बहुत सारे बॉम्ब के अचानक फट जाने की वजह से पहाड़ पर लैंडस्लाइड आ जाता है। इस लैंडस्लाइड की वजह से रीस और सभी सोल्जर पहाड़ की मिट्टी के नीचे दब गए थे, जिस दौरान रीस जैसे तैसे बाहर आ चुका था और अब वो अपनी मंजिल के और ज्यादा करीब था। पर तभी अचानक से उसकी नजर सोल्जर्स की लीडर के ऊपर पड़ती है, जो मिट्टी के अंदर दबे दबे बेहोश हो चुकी थी और उसे जल्दी बाहर ना निकालने पर उसकी मौत भी हो सकती थी। ये देखने के बाद रीस अपनी जान बचाकर भागने की बजाय अपनी पूरी ताकत से उसे बाहर निकालता है और उसे काफी देर तक लगातार CPR देते हुए उसे होश में लेकर आ जाता है। इस दौरान रीस की अच्छाई को सभी सोल्जर्स ने देखा था और उन्हें ये बात समझ में आ चुकी थी कि रीस कोई कातिल नहीं बल्कि एक टूट चुका योद्धा है। लेकिन रीस की इस अच्छाई की वजह से अब वो लोग उसके पीछे या फिर उसके मिशन के बीच में नहीं आना चाहते थे, इसीलिए लीडर तुरंत ही रेडियो पर गलत खबर अनाउंस करती है कि रीस लैंडस्लाइड में मारा गया है। इसके थोड़ी देर बाद रीस के साथी लेस के पास भी ये खबर पहुंच गई थी, जिसे सुनने के बाद वो पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि पहले के टाइम पर रीस ने उसकी जान को बहुत बार बचाया था और आज वही इंसान पूरी तरह से खामोश हो चुका था। लेकिन जब लेस पूरी तरह से उम्मीद खो चुकी थी, तभी रीस अचानक से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर लेस खुशी से उसको गले लगा लेती है और फिर वो दोनों वापस से अपने मिशन की तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि रीस के
उसके दिमाग में मौजूद ट्यूमर किसी भी वक्त उसकी जान ले सकता था और उसे मरने से पहले अपना हर एक बदला पूरा करना था। इसी वजह से वो लिज की मदद से जैसे तैसे एक बार वापस से बेन के पास पहुंच जाता है और अब उन दोनों का अगला निशाना था नेवी बेस। सबसे पहले वो जैसे तैसे दूर रहकर तीनों हाई रैंकिंग ऑफिशियल की हरकतों के ऊपर नजर रखते हैं, क्योंकि बेस में 5000 सोल्जर का पहरा होने की वजह से वहाँ पर डायरेक्ट हमला करना मतलब मौत को दावत देना था और तीनों ऑफिशियल्स के ऊपर नजर रख के ही वो उन तीनों को जान से मार सकते थे। वहीं एडमिरल, कर्नल कॉक्स और कैप्टन हावर्ड को भी उनके सभी साथियों की मौत के बारे में जानकारी मिल चुकी थी और उन्हें पता था कि रीस उनके पीछे जरूर आएगा। लेकिन एडमिरल को तो इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं होता और वो बाकी सबसे भी चिल करने के लिए कहता है। लेकिन कैप्टन हावर्ड किसी भी हालत में अपने और अपने परिवार की जान को दांव पर नहीं लगा सकता था, इसीलिए उसी रात अपने घर पर जाकर कैप्टन हावर्ड अपने परिवार के साथ वहाँ पर से भागने की तैयारी करने लग जाता है। लेकिन उसे ये बात नहीं पता थी कि बेन काफी देर से उसके दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ रीस ने फिलहाल के लिए कमांडर बिल कॉक्स का पीछा करना शुरू कर दिया था, जिस दौरान एक पहाड़ के बाहर बिल को अकेला पाकर रीस उसके ऊपर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच में एक बहुत ही भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। स्पेशल ऑफिसर होने की वजह से कॉक्स खुद भी काफी ज्यादा ताकतवर था और शुरुआत में वो रीस के ऊपर भारी भी पड़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके रीस के इंतकाम की आग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो कॉक्स का हाथ मरोड़ते हुए उसकी जांघ के अंदर एक बेहोशी वाला इंजेक्शन ठूस देता है। इसके थोड़ी देर बाद कॉक्स को होश आने पर वो समंदर के किनारे एक लकड़ी के खंबे से बंधा हुआ था और इतने बड़े खंबे का इस्तेमाल रीस जैसे नेवी सील्स को ट्रेनिंग देने के लिए करा जाता था, जिस ट्रेनिंग के दौरान वो अपने साथियों के साथ मिलकर उस खंबे को उठाकर पानी में तैरने की कोशिश करते थे, जिससे उनका भरोसा उनके साथियों के ऊपर तो बढ़ता ही था और इसके साथ साथ उन्हें टीम वर्क करना भी अच्छे से आ जाता था। अभी फिलहाल के लिए रीस गुस्से में आकर कॉक्स को उस बड़े से खंबे के साथ सीधा समंदर के पानी में फेंक देता है, जिस दौरान शुरुआत में तो कॉक्स तैरते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक समय बाद बहुत ज्यादा थक जाने की वजह से उसकी हिम्मत पूरी तरह से जवाब दे जाती है और रीस की आंखों के सामने ही उसकी समंदर में डूबकर मौत हो जाती है। इधर बेन भी कैप्टन हावर्ड को उसके परिवार के समेत समंदर के किनारे ही लेकर आ गया था, जहाँ पर थोड़ी ही देर में रीस भी पहुंच जाता है, जिसे देखने के बाद तो हावर्ड की फट के 4 से 64 हो गई थी और वो उससे लगातार अपने परिवार की सलामती की भीख मांग रहा था। लेकिन अभी रीस के दिल में उसके लिए दया का कोई भी निशान नहीं बचा होता। वो उससे साफ कहता है कि जिन नेवी सील्स को तुमने मरवाया था परिवार उनका भी था। ये बातें सुनने के बाद हावर्ड को अब समझ में आ रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तब रीस उसको एक काम करने के लिए कहता है, जिसके बदले में रीस उसके परिवार को छोड़ देता और उस काम के बारे में सुनने के बाद हावर्ड तुरंत ही उस काम को करने के लिए मान गया था। फिर उसी रात कैप्टन हावर्ड एडमिरल के पास मिलने के लिए पहुंच जाता है, जिस दौरान हावर्ड बार बार नर्वस होते हुए अपनी घड़ी को देख रहा था, जिसकी वजह से एडमिरल को कुछ गड़बड़ लगती है और वो हावर्ड से उसके दिमाग में चल रही चीजों के बारे में साफ साफ बताने के लिए कहता है। इस पर हावर्ड बिना कुछ बोले अपनी जेब से एक फोन निकालकर एडमिरल को दे देता है, जिसमें से रीस की गूंजती हुई आवाज एडमिरल से कहती है कि तुम अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए तैयार हो जाओ। इस बात को सुनने के बाद एडमिरल पहले तो रीस का मजाक उड़ाने लग जाता है, क्योंकि उसे पता था कि रीस अकेले 5000 सोल्जर्स के बीच में से घुसकर उसको जान से नहीं मार सकता, लेकिन रीस ने कुछ सोचकर ही वहाँ पर हावर्ड को भेजा था। इसी वजह से अभी रीस के एक इशारे पर हावर्ड अपने कांपते हुए हाथों से अपनी शर्ट को खोलता है, जो देखकर तो एडमिरल की फट के 4 से 64 हो जाती है, क्योंकि रीस ने हावर्ड को उसके पास एक चलता फिरता बॉम्ब बनाकर भेजा था। तभी अचानक रीस अपने फोन में से एक बटन को दबाकर उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है, जिससे एडमिरल और हावर्ड दोनों की मौत हो जाती है। अब वैसे अब तक रीस के हिसाब से उसका बदला पूरा हो चुका था, पर तभी अचानक से केटी उसको मैसेज करके लॉरेन हार्टली के बारे में बताती है, जो उनके देश की डिफेंस सेक्रेटरी थी और RD-4895 प्रोजेक्ट के बारे में उसे भी सब कुछ पता था। इवन रीस के परिवार को मारने के लिए एडमिरल को परमिशन लॉरेन ने ही दी थी। ये बात पता चलने के बाद रीस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वहीं केटी इन सभी चीजों के बारे में आर्टिकल लिखकर अपने न्यूज़पेपर के हेड को दे देती है, लेकिन रात होने के बावजूद भी हेड की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आता और अचानक से लॉरेन एक लाइब्रेरी के अंदर केटी के पास खुद ही पहुंच जाती है। अब बेशक से इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे के सारे लोग मर चुके थे, पर इस प्लान का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड तो अभी तक जिंदा था, जिसके बारे में लॉरेन के अलावा किसी को भी पता नहीं होता और वही कीस्टोन कंपनी का मालिक भी था। इन्हीं सब चीजों के बारे में बताने के बाद लॉरेन केटी को अपने साथ अपने एक रिमोट आइलैंड पर लेकर चली जाती है, जहाँ पर लॉरेन के बहुत सारे बॉडीगार्ड्स पहले से मौजूद थे और लॉरेन का प्लान था कि रीस के वहाँ पर आने पर वो उन बॉडीगार्ड्स की मदद से उसको जान से मरवा देगी, जिसके बारे में कभी किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन रीस को इन सब चीजों के बारे में पहले से पता होता है, लेकिन इसके बावजूद वो रात के समय में बेन के साथ पूरी तैयारी करके वहाँ पर पहुंच जाता है। उस समय तो रीस आगे बढ़ते हुए लॉरेन के घर की तरफ बढ़ रहा था, जबकि बेन पीछे से अपनी स्नाइपर की मदद से सभी बॉडीगार्ड्स को मारते हुए उसको कवर दे रहा था। रास्ते में आने वाले कुछ बॉडीगार्ड्स और कुछ सोल्जर को तो रीस खुद भी मार देता है, पर थोड़ी ही देर में वहाँ पर और भी काफी सारे सोल्जर्स पहुंच जाते हैं और ये लोग तो वैसे भी कम नहीं थे कि कुछ पल बाद ही वहाँ पर स्टीवन FBI वालों के साथ भी पहुंच जाता है। इसी वजह से रीस अब जल्दीबाजी में मिशन को करने लग गया था, जिस दौरान वो किसी को भी मारने के लिए एक शॉट से ज्यादा नहीं ले रहा होता और जैसे तैसे फाइनली सेफ हाउस के अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है। सेफ हाउस के अंदर जाते ही रीस ने वहाँ मौजूद बॉडीगार्ड्स को भी मारना शुरू कर दिया था, जिस दौरान गार्ड्स की संख्या ज्यादा होने पर वो स्मोक ग्रेनेड को फेंक देता है और बाद में अपने स्पेशल स्कोप की मदद से धुएं में भी बॉडीगार्ड्स को देखते हुए उन्हें खत्म कर देता है। लॉरेन इस समय पर केटी के साथ कंट्रोल रूम में घुसी हुई थी, जहाँ का दरवाजा रीस ने एक बॉडीगार्ड को बहुत ही बुरी तरह से धमकाकर खुलवा लिया होता है और अंदर जाने के बाद वो लॉरेन को जान से मारने वाला था। उस समय पर केटी जैसे तैसे उसको संभालते हुए समझाने की
कोशिश करती है कि वो लॉरेन के बारे में आर्टिकल लिखकर उसको पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करेगी और अब रीस को अपने हाथ खून से मैले करने की जरूरत नहीं है। लेकिन रीस उसकी बात को नहीं मान रहा होता। तभी अचानक लॉरेन अपने ड्रॉर में पड़ी हुई बंदूक को उठाकर खुद को खत्म कर लेती है, क्योंकि वो इस बात को समझ चुकी थी कि या तो रीस आज उसे बहुत ही बेरहमी से जान से मार देगा या फिर उसे अपनी पूरी जिंदगी बदनामी के साथ जेल में काटनी पड़ेगी। इतने में वहाँ पर FBI के ऑफिसर भी पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद रीस वहाँ पर से जाने लग जाता है और उसके समंदर के पास पहुंचते ही स्टीवन उसके पास आकर उसको रोकने की कोशिश करने लग जाता है। असल में इस समय पर भी स्टीवन रीस को पकड़ना चाहता था, लेकिन रीस उसके बहुत ज्यादा बोलने के बाद भी नहीं रुकता और तब उसकी हालत को देखकर स्टीवन को ये बात समझ में आ जाती है कि रीस को अपनी मौत का बिल्कुल भी खौफ नहीं है और उसने सच में सिर्फ देश के गद्दारों को ही जान से मारा है। इसी वजह से वो भी अपने ऑफिसर्स को रीस की झूठी खबर दे देता है और रीस वहाँ पर से निकलकर अगले दिन बेन के साथ एक आइलैंड की तरफ चला जाता है। इधर अगले दिन तक केटी ने अपने अखबार के अंदर लॉरेन और उससे जुड़े हुए सभी लोगों के बारे में अच्छे से छाप दिया था, जिसकी वजह से सभी लोगों को इन सब चीजों की सच्चाई के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। और फिर बाद में केटी जैसे तैसे उस आखिरी इंसान के बारे में भी पता कर ही लेती है जो RD-4895 ड्रग को बनाने वाला असली मास्टरमाइंड था। उस बंदे का नाम रीस को मिलने पर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अब तक की सभी कत्लों में उसका साथ देने वाला उसका वही दोस्त बेन था, जिसको रीस ने अपने भाई से भी बढ़कर माना होता है। और जैसा कि रीस को अपने परिवार की मौत का बदला तो लेना ही था, इसीलिए वो बोट में अपनी बंदूक को बेन के सामने ले जाकर उसको गन पॉइंट पर ले लेता है और तब बेन उसको सारी सच्चाई बताना शुरू करता है कि बेशक से उस ड्रग को बनाने का प्लान उसका था और बाद में उसने ही उन्हें टेस्टिंग के लिए रीस और उसकी टीम के पास पहुंचवाया था, मगर रीस के परिवार को मारने में उसका कोई भी हाथ नहीं है। इवन जब उसे रीस के परिवार के मरने के बारे में पता चला था, तभी से उसने लॉरेन और बाकी सबका साथ पूरी तरह से छोड़ दिया था और वो रीस के साथ उसके परिवार के कातिलों को सजा देने में लग चुका था। इन सभी बातों को सुनने के बावजूद भी रीस उसके ऊपर से बंदूक नहीं हटाता और एक गोली चलाने के बाद ऊपर बोर्ड पे आके अपनी बेटी की बनाई गई ड्राइंग को देखने लग जाता है, जिसके सभी कातिलों को मारने की वजह से अब उसने उस पेपर को उड़ा दिया था। पर अभी ये चीज क्लियर नहीं हुई थी कि रीस ने बेन को सच में जान से मारा है या फिर नहीं। अब वैसे क्या आप लोगों के हिसाब से रीस ने बेन को जान से मारा होगा या फिर उसकी इतनी मदद करने की वजह से उसकी जान बख्श दी होगी? कमेंट सेक्शन में अपने जवाब को जरूर बताना। बाकी इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।